रोल दिखा। जी देखिए, ये हमारी एफआईआर की कॉपी है, जो कोर्ट की जजमेंट के बाद एफआईआर बड़ी मुश्किल से हुई है। दूसरी सेकंड। हाँ, और ये आपकी जजमेंट है हमारी, ये जजमेंट है हमारी कोर्ट की, जिसमें हमारे कोर्ट ने अपना ऑर्डर किया कि एफआईआर करें। और ये हमारी एनएचआरसी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर जो है अपना ये 1-1 लाख रुपए के मुआवजे के लिए और एसएचओ और एसआई के लिए जो है कार्रवाई के लिए कहा गया है। सारे एविडेंस होने के बावजूद भी काम डिले हो रहा है। ये हमारे हालात थे उस टाइम की, जो हमारी कंडीशन थी मेरी और मेरे बच्चों की। ये मेरा बच्चे की ये कंडीशन थी, देखें आप। और जो कि फुटेज मैंने एमएम की कोर्ट से निकाली है, साकेत से जो है, वो भी मेरे पास है। लेकिन और वो थाने के पास भी है, लेकिन उन थाना उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पता नहीं कब करेगा। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि बस जल्दी से इनको समझ दे हमारे सिस्टम को, और इंसाफ को, शरीफ आदमी को इंसाफ मिल सके। ये इनको अपना समझ दे कि ये जो अपने बच्चों को पालता सिस्टम हमारा, ये एक आम आदमी की मेहनत करके जो टैक्स देते हैं उन लोगों से ही सिस्टम चलता है। सर आपका नाम? शेख मोहम्मद उमर। उमर साहब, आखिर क्या मामला था जो 7.5 साल बाद निज़ामुद्दीन थाने के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर होती है? आपका वो किस तरह का मामला था जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने इतनी लापरवाही का सबूत दिया? आखिर आपको इंसाफ मिला तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद ऑर्डर होता है जब ये एफआईआर दर्ज करते हैं, तो क्या सारा पूरा मामला था, उसको लेकर ज़रा आप बताएँ। देखिए, 8 मार्च 2016 में ये हादसा हुआ। सुबह के टाइम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरा बेटा जो है अपने छोटे भाई को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, और वहाँ जाके जो है झगड़ा हुआ। तो हम जो छोटे बेटे ने मेरे को कॉल की कि डैडी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। मैं वहाँ गया तो देखा, मैंने दोनों झगड़ा को देखा, मैंने कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मेरे बेटे ने पुलिस को 100 नंबर को कॉल कर दी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सामने वाला जिस आदमी ने जो वहाँ पे झगड़ा किया हमारे बेटे के साथ जो है, उसने बदमाश बुला लिए वहाँ पर। हम बात कर रहे हैं, खड़े हुए वेट कर रहे हैं पुलिस का। इन्होंने फ़ौरन वहाँ बुलाकर जो है पुलिस के साथ पुलिस के साथ नहीं, गुंडों के साथ जो है, वहाँ से गुंडे आए कुछ गाड़ियों से उतर के, और उन्होंने मार काट शुरू कर दी। जब धुआंधार मेरे दोनों बेटों को उठा के अपना जो जिस तरीके से तकलीफ़ दी है मेरी आंखों के सामने, मैं उस मंज़र को दोबारा दोहराना भी नहीं चाहता आपके सामने। मुझे जब भी याद आता मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद जो है वहाँ पर वो पुलिस हमारे को लेकर जो है तो ट्रामा सेंटर चली गई। हमने वहाँ इलाज कराया, अपना ट्रीटमेंट कराई। बेटे को एडमिट करने के लिए कहा गया, जो कि एमएलसी पे लिखा गया है कि ये सीरियस कंडीशन है, और अपना उसको जो है ग्रीवियस इंजरी है, सब कुछ अपना दिखाया गया एमएलसी के अंदर। मैं बच्चे को सर वहाँ पर जो मौजूद वो थे सीसीटीवी कैमरे, उसके अंदर भी फुटेज होगी वो सब, उस सब के बावजूद भी वहाँ पर एफआईआर नहीं हो पा रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। और इसी चीज़ से जाहिर होता है कि पुलिस कभी भी अपना ईमानदार आदमी के साथ और एक अपना आम नागरिक के साथ नहीं है। जिनके साथ झगड़ा हुआ था, क्या वो वहाँ के इलाके के बाहुबली हैं जिनके शहर के अंदर पुलिस भी काम करती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। फिल्मों में तो सिर्फ दिखाया जाता है बाहुबली, हकीकत के ये है। ये लोग जो है वहाँ का भूमि माफिया, वहाँ का पटरी माफिया, जो पटरियाँ लगती हैं वो, और जो ये बिल्डर माफिया अपना वहाँ पे जो है अपना ये 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंगें बनाते हैं, और जो गलियों को घेर लेते हैं, अपने घरों के अंदर ले लेते हैं। और ये वो माफिया जो पार्कों के ऊपर कब्जे करते हैं, जो सरकारी लैंड के ऊपर जो है अपने कब्जे करके अपना लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एमएलसी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी एसएचओ उन पे एफआईआर करने में नाकाम साबित रहा। फिर आपको कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट के अंदर भी 7.5 साल तक आपने जंग लड़ी हो, जब जाके कोर्ट के ऑर्डर पर इन्होंने एफआईआर दर्ज की। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान का कानून कितना लचीला है? खासकर दिल्ली जो राजधानी है, उसकी राजधानी में ये हाल है, वो भी निज़ामुद्दीन ऐसे पोश इलाके के अंदर। सब मैं किस ऑफिसर के पास नहीं गया, जॉइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ। मेरा काम जिस तरीके का है, जितने मेरे क्लाइंट यहाँ मेरी शॉप पे खड़े हुए थे और मैं वहाँ पे मुझे लॉकअप में बंद कर रखा था, लोगों के वहीं टेलीफोन आके परेशान हो गए। इस आदमी ने जो है सिफारिश को एक तरफ रख दिया, सच्चाई को एक तरफ
तरफ रख दिया कि सच का साथ नहीं दिया। इसने मुझे तो लगता है पैसे का साथ दिया, बदमाशी का साथ दिया है, अपने कमाऊ पूतों का साथ दिया है। जब इस थाने ने अपने कमाऊ पूत का थाना साथ दिया है। अब क्या लगता है आपको, जो 7.5 साल बाद क्या नाम है FIR दर्ज हुई है, तो इंसाफ मिलने में कितना टाइम और लग पता जाएगा नहीं मुझे, आपको? मैं अब ये तो अपना बस ऊपर वाला जाने के मुझे और कितने साल लगना पड़ेगा। पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस दिन चोट लगी सन 16 के अंदर वो एक्सीडेंट हुआ ही है, सॉरी ये झगड़ा हुआ है, तो फौरन ही उसके बाद मेरे को स्टंट डल गया। मैं अपनी औलाद को कैसे देख सकता था अपनी आंखों के सामने पिटते हुए, और महीने 1.5 महीने में मेरे को स्टंट डल गया। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज मैं बन गया, हार्ट पेशेंट मैं हो गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरे को है, सर्वाइकल मुझे हो गया। इन 7.5 सालों में मैं किस कंडीशन में आ चुका हूँ और मेरी जिस्म, मेरा बॉडी कहाँ आ चुकी है। लेकिन आज की तारीख में भी हमारे कमिश्नर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी परेशान है। आपने ह्यूमन राइट्स के अंदर भी इसको लेकर शिकायत करी, वहाँ से क्या आपको मिल पाया, क्या इंसाफ मिला वहाँ से? ह्यूमन राइट्स से ऑर्डर हो चुके हैं कि अजय कुमार सिंह, AK सिंह और गोपाल प्रसाद पब्लिक सर्विस के लायक नहीं है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये मेरे पास ह्यूमन राइट के ऑर्डर हैं। इस टाइम के मौजूदा SHO कौन थे थाने के? AK सिंह, उनको लेके हाई NHR से वो ऑर्डर हुआ है कि हाँ, इनको सर्विस के जी लायक हाँ, नहीं है। जी हाँ। तो क्या लगता है कि उसके ऊपर क्या नाम है संज्ञान लेगी दिल्ली पुलिस और अपने मैंने प्रशासन? चिट्ठियां लगा लगा के मैं परेशान कि जी मुझे 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, मुझे और मेरे बेटे को, और अपना इसके ऊपर जो है जैसे ह्यूमन राइट के ऑर्डर है इसके ऊपर एक्शन किया जाए, इस पर कार्रवाई करी जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कमिश्नर साहब को। मैं थक गया जब मैं इंतजार कर करके चिट्ठियां लिख लिख कर, तो मैं कोर्ट गया हूँ। वहाँ पे मैंने कोर्ट में ह्यूमन राइट को और कमिश्नर साहब को कॉल कराई, वहाँ कोर्ट ने बुलाया, तो वो मुकदमा अब चल रहा, पता नहीं कहाँ ख़त्म इसका एंड होएगा क्या नहीं होएगा। मैं तो सच्चाई के लिए आखिरी दम तक